जो कि नीट 2026 में सेलेक्ट हुए हैं अच्छे नंबर के साथ, अच्छी रैंक के साथ। सर नोट्स बहुत ज़रूरी है पहली बात तो। जिन शब्दों के बिना जो है ना आप नीट की तरफ जा नहीं सकते। बहुत सारी स्टूडेंट को डर लगता है कि हमसे होंगे नहीं, एक बार में नहीं होंगे, दो बार में नहीं होंगे, 3 बार में नहीं होंगे। उसके बाद उसको सीखिए कि आपने उसमें कहाँ पे गलती की है, दोबारा करिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। हाय एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है। तो भाई कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम सही चल रही होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन मंत्र। वैसे तो हम ये सभी टीचर्स जो है आपको क्लास में बताते हैं, बट आज इस सेशन में क्या खास रहने वाला है इस चीज को हम आज खुद नहीं बताने वाले हैं। हम आज आपके सीनियर से जो कि नीट 2026 में सेलेक्ट हुए हैं अच्छे नंबर के साथ, अच्छी रैंक के साथ, उनसे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने ही लिखवाए हमें कि सर ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, और वो सब आपको बताएंगे यहाँ पर चीजें कि किस किस तरीके से हमारे पास चीजें करनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि देखो, हम तो हर बार बोलते हैं एक आदर्श मतलब एसओपी बनाते बच्चों को कहने के लिए, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। पर जिनने किया है, जिनने उसे उलझा है, जिसने उसे समाधान को निकाला है, वो इसे सबसे बेहतर बता सकता है और आप उससे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये बच्चे हैं वो जो 2026 में जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं। आपको भी ऐसी ही सफलता अगर चाहिए, इससे बेहतर सफलता चाहिए, तो इनकी आदतों से, इनकी कमियों से, इनकी अच्छाइयों से सीखने का मौका आपको मिलेगा आज के सेशन में। इन्होंने जो भी गलतियां की है वो ये बताएंगे, तो वो गलती आपको नहीं दोहरानी है, और जो भी अच्छा काम किया उसको आप और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इन्हीं के हैं, लेक्चर्स, नोट्स, एनसीईआरटी, क्वेश्चन, टेस्ट एनालिसिस। तो एक एक करके हम बुलाएंगे और वो आपको बताएंगे कि भाई किस किस तरीके से चीज करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम यहाँ पर बताते हैं तो वो वाली चीज फील नहीं कर पाते हैं जो एज ए स्टूडेंट जो भी चैलेंजेस आते हैं, बट ये वही है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे इन्होंने भी पढ़ाई की है, वहीं से ये आए हैं, तो इन्होंने वो सारी चीज फील की है, वो सारे एटमॉस्फेयर में ये लोग रहे हैं, तो ये ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि सर जब आप ये वाली चीज बोलते हो तो उसमें कौन सी चीज में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लेक्चर के बारे में कौन बताना चाहेगा? तो कमल जी आ जाइए जी। तो भाई लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये चीज रिलेटेड है, आप बताएं थोड़ा। मतलब लेक्चर तो सभी देखने चाहिए ऑल टोटल, और कुछ बैकलॉग भी हो जाता है तो एक साथ तो नहीं होता पूरा, मतलब धीरे धीरे उसमें भी स्ट्रेटजी बनाओ। लगभग अगर ज़्यादा ही है तो मेरा तो 1.5 महीना लगा था, 1-1.5 महीना, फिर हो गया था पूरा, रिवीजन भी हो गया था अच्छे से। आपका तो इनका जो हुआ है मतलब इन्होंने 2 महीने बाद स्टार्ट किया था, बैच ही लेट ज्वाइन किया था, उसके बाद इन्होंने जो 2 महीने का बैकलॉग है वो ऐसा नहीं कि 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में कर दिया कंप्लीट। इन्होंने उसको कंप्लीट करने में लगभग 1.5 से पौने 2 महीने लिए हैं। मतलब लगभग ये मान के चलिए कि आप 45 से 50-60 दिन लिए हैं इसने कंप्लीट करने में, तब जाके बैकलॉग कवर हुआ है। तो जिनको भी ये रहता है कि भाई कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करे, जो आप लोग बोलते हो 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 5 लेक्चर, 10 लेक्चर, तो बेटा वो धीरे धीरे कंप्लीट होंगे। और जब आपने बैकलॉग कवर किया तो लेक्चर नॉर्मल स्पीड में ही देखे? हाँ, पहले बार तो नॉर्मल स्पीड में। तो भाई नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, किसी को जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक चीज यहाँ पे आप ये भी चीज सीख सकते हो, जैसे ये बच्चे ने बताया कि आपको 1.5 महीने का जो बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा इशू होता है कि अगर कोई एक भी चीज प्रॉब्लम में आ गई कि बैकलॉग हो गया या फिर कोई एक टेस्ट नहीं दे पाए, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मैंने ये नहीं किया। कुछ लोग तो फिर उसके बाद से छोड़ ही देते हैं कि यार अब इसको कवर मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती है, आप उसके समाधान को ढूंढने निकले तो निकल सकता है। आपके सामने एकदम रिजल्ट मतलब आपको दिख रहा है कि उसने 1.5 महीने बाद कवर किया और सबसे बेहतर कवर किया। आप बताइए, आपको लेक्चर सारे लगातार देखे या फिर कभी बैकलॉग हुआ, और बैकलॉग हुआ तो कैसे कवर किए? 1 मंथ का बैकलॉग हो गया था। अच्छा। तो जो मतलब मैं प्रेजेंट में चल रहा था उसको साथ में लिया था, और जो पीछे था तो एक्स्ट्रा टाइम देके उसको कवर करते जा ये रहा बहुत था, बढ़िया स्ट्रेटजी है। उसी के साथ चल रहा ये आपने सभी सब्जेक्ट में किया था ये वाला काम कि प्रेजेंट को साथ में पढ़ते हुए, या फिर किसी हाँ सर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? था सर, सभी सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट सर में क्या किया कि है। मैं एक बार कवर किया था, दोबारा पढ़ना तो चल रहा था उसी के साथ में। ठीक है, तो इनका कहना है कि मतलब सभी सब्जेक्ट में जो साथ में चल रहा है उसको आप रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करते हुए और बाकी जो पुराना बचा हुआ है उसको कर लीजिए। यहाँ पर हल्का सा मैं चेंज करना चाहूँगा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स हो सकता है, या फिर कोई केमिस्ट्री का भी कोई पोर्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री आगे चल रही है और मोल वहां पर कैलकुलेट करना है, बट आपका मोल कंसेप्ट का अगर बैकलॉग है तो मोल कंसेप्ट के बगैर आप आगे वाले चैप्टर में नहीं कर पाओगे। तो वो एक पर्टिकुलर केस हो सकता है। इनके साथ आई थिंक बीच में हुआ था ऐसा, यस सर, हाँ, दिसंबर के टाइम, दिसंबर। तो इनके साथ दिसंबर में हुआ है, इसलिए इन्होंने वो चीज कर ली क्योंकि पहले चीजें पढ़ रखी है, बेसिस कंप्लीट थे। बट अगर किसी के साथ स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि बैकलॉग वगैरह हो रखा है तो आपको पहले पुराने ही लेक्चर देखने होंगे। तो पुराने लेक्चर्स के साथ ऐसा कर सकते हो कि डेली आपकी 3 क्लास लगती है तो आप डेली 4 क्लास कर लीजिए, देन धीरे धीरे आपका वो बैकलॉग कवर हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाइव क्लासेज के साथ में आ जाओगे।
तो बिल्कुल, तो ये सारे बच्चे जो हैं ये लेक्चर को कैसे प्लान करना चाहिए, जो इसने स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये बायो के लिए ना बहुत कारगर है ना, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक्स ऐसा कुछ खास होता नहीं है, कुछ बेसिक्स अभी 11 12 में पढ़े होते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बायो के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी में से एक है, क्योंकि आपका फिर बहुत बड़ा बैकलॉग बनता नहीं है और आपको पता होता है कि अब इसके आगे तो बैकलॉग नहीं बनेगा, ये कम ही होगा धीरे धीरे। तो लेक्चर के ऊपर आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे, बिल्कुल। है ना। तो अब हम आते हैं नोट्स एंड रिवीजन पे। ठीक है, तो थैंक यू कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, सत्यदेव बधाई आपको। वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे पास है नोट्स एंड रिवीजन। तो नोट्स कितने जरूरी है बनाना, खुद के बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, या जो आपके पास पीडीएफ नोट्स आते हैं उनसे ही काम चल जाएगा, रिवीजन कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में अक्षिता बताएंगी। और एक और कौन बताना चाहेगा? आ जाओ भाई, तुम ही आ जाओ। तो नोट्स के बारे में आपने किस तरीके से बनाया, किस तरीके से? सर नोट्स बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके बाद पीडीएफ आ जाता है ऐसे तो उसमें, लेकिन हम जो हाथ से लिखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है एक तो चीज़। और कई बच्चे के ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बनाते भी नहीं है कि नहीं उससे ही पढ़ लेंगे हम तो क्या है, लेकिन फिर भी नोट्स अगर आप बनाओगे तो एक तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। और तो नोट्स तो छोड़ने नहीं है, बनाने ही है। अगर मान लो छूट भी जाए किसी लेक्चर में कि नहीं बना पाए तो थोड़ा थोड़ा करके बना लो, लेकिन बनाना बहुत जरूरी है। आप बताएं भाई, रिवीजन किस तरीके से आपने रिवीजन कैसे किया, मतलब क्या प्लानिंग आपकी स्ट्रेटजी तो रही? जैसे कि सर की क्लास चलती थी 9 से 3, तो उसके बीच में भी जैसे 15 मिनट मिलते थे अपन को, तो उसमें भी मैं ट्राई करता था कि मतलब रेस्ट के साथ थोड़ा सा रिवीजन भी सर ने जो पढ़ाया है वो कर लूँ मैं। तो मैं कोशिश तो करता था कि मतलब हो जाए, और लेकिन मैं ये ओवरलोड नहीं होने देता कि मतलब हमको करना ही है। तो मैं कोशिश करता था रिवीजन हो जाए और उसके साथ साथ मतलब रेस्ट भी करता था, मतलब 5-10 मिनट, एंड 5 दिन में जो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए वो कोशिश करने की कोशिश करता था। ठीक है। सर मैं भी रिवीजन में, जैसे बायो का रिवीजन मैंने किया था ना, तो कम से कम 30-35 बार बायो की किताब पढ़ी होगी मैंने। अच्छा, तो वो पेज आप देखोगे ना अगर मेरे घर पे जाके, तो किताब पूरी गल चुकी है, अरे वाह। ऐसे हो गई पूरी फट के। तो मतलब इतनी बार तो पढ़ना है बायो को। तो ये वाली चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। काफी लोग लगता है कि सर हमने 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, सर एनसीईआरटी तो पढ़ लिया सर फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। तो भाई एनसीईआरटी 2 बार पढ़ने से नंबर नहीं आएंगे। इन्होंने बताया कि 30 से 35 बार एनसीईआरटी पढ़िए तब जाके नंबर आए हैं। तो वो चीज बहुत जरूरी है। अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ के आप बोल रहे हो कि सर एनसीईआरटी पढ़ ली और देन नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उतने ज्यादा अच्छे से आपको बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी, उतने बढ़िया तरीके से। अगर उस कॉम्प्रहेंशन मतलब जो गद्यांश रहते हैं उनके बीच में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ज्यादा बेटर तरीके से बता पाओगे। तो वो चीज बहुत जरूरी है। रिवीजन जो आपने बताया क्लास के बीच में करते हैं, उसके अलावा जैसे मान लो टेस्ट वगैरह आते थे, टेस्ट वगैरह आते, वैसे तो उस दिन तो हो ही गया एक बार रिवीजन, एक बार उस टाइम पे हो गया जो 15 मिनट मिले एक्स्ट्रा। उसके बाद अब जब भी मुझे लगता था कि मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर कम से कम सर की क्लास मतलब 10 लेक्चर 7 लेक्चर में कंप्लीट होता है पूरा वो चैप्टर, तो उसके टाइम पे मुझे लगता था कभी कभी मैं भूल रहा हूँ कोई सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारा मतलब लाइन टू लाइन चलता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक रहता है कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश करता था कि वो मुझे लगता कि भूल रहा हूँ मैं, तो एक बार रिवीजन कर लेता था। और जब भी टेस्ट आते थे, जब तो रिवीजन होता ही था, उसके साथ जब भी लगा कि थोड़ा रिवीजन की जरूरत है तो मैं कर लेता था। अच्छा, जैसे कभी मान लो कोई चैप्टर तुमने कभी देखा 3-4 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, और तुम्हें ऐसा लगा जैसे जेनेटिक्स हो गया हाँ, या फिर कुछ हो गया, वो पूरा भूल ही गए तुम, Yes, sir. मतलब बहुत सारी चीजें, एंजाइम्स याद नहीं आ रहा है, प्रोसीजर याद नहीं आ रहा है, सब Yes, कुछ sir. याद नहीं आ रहा है, तो फिर उसको रिवीजन करने के लिए कैसे यूज करते थे? कि क्या पूरी वीडियो फिर से देखते थे, नोट्स देखते थे, पीडीएफ देखते थे, क्या करते थे आप? सर पहले पहले तो मैं ये करता कि अपन वैसे तो अपन को ये कोशिश करनी चाहिए अपन लाइव क्लास देख लो और एक बार ऐसे समझ लो। रिवीजन के लिए तो ऐसा सिस्टम है कि अपन को लगा कि मतलब मान लो जेनेटिक्स ही है कि अपन पूरा भूल गए हैं, अपन को पहले लगता है, वैसे सही बताऊं मैं, होता नहीं है कि अपन ने मेहनत से पढ़ा है, अपन ने पूरा मेहनत से पढ़ा है एक बार, तो ऐसा लगता है बस अपन को कि अपन भूल रहे हैं, लेकिन एक बार नोट्स देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नहीं आया समझ में तो एक बार 2x की स्पीड में जो टॉपिक भूल रहे हैं, वो टॉपिक भूल रहे हैं, वो ही अपन को देखना है। बहुत बढ़िया। सही स्ट्रेटजी। और मेरे को लग रहा है जिस हिसाब की इसकी स्पीड बोलने की है तो जल्दी रिवीजन भी कर लेता हूँ। सही बात। ठीक है, देखो बहुत जरूरी चीजें बताई इसने ये भी बताया कि कहाँ से रिवीजन करना चाहिए। नोट से ही रिवाइज करिए, आप बार बार इधर उधर की चीजों में जाते हो उससे कोई मतलब नहीं है। नोट्स रिवाइज करिए, अगर नोट से कोई चीज याद नहीं आती है तो देन उन्होंने बोल दिया कि उस पर्टिकुलर चीज को लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर लीजिए, 2x की स्पीड 1.5x जितने भी स्पीड से आपको चीज समझ में आए। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने दोनों पॉइंट्स कवर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन जो आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, आपके पथ प्रदर्शन को मान के वो अगले साल 2027 में सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनसीईआरटी हाईलाइट। तो सर ये तो आप ही बुलाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो
जैसे एनसीईआरटी हाईलाइट जो है वो सबसे विशेष बिंदु होता है, क्योंकि देखिए बायो में ना ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ हैं जिन शब्दों के बिना जो है ना आप नीट की तरफ जा नहीं सकते, क्योंकि जब कब हम कभी पढ़ाते हैं ना तो हम उसे आसान करके पढ़ाते हैं तुम्हें, ताकि वो समझ में आ जाए। एनसीईआरटी हाईलाइट अगर तुमने नहीं किया, तुमने उसे चीजें समझी नहीं, उसके एक शब्द की लाइन का मतलब नहीं समझा, कंपैरिजन नहीं समझा, तो बहुत मुश्किल होती है। इसलिए एनसीईआरटी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। अब हम हमारे पास बुलाते हैं, इनको तो बुलाना ही हाँ है। आ जाओ आओ भाई, इधर आओ आओ। आओ ये भाई। भाई साहब बहुत खतरनाक धुरंधर है। हाँ आजा आजा आजा। आ जाओ आ जाओ एनसीईआरटी हाईलाइट के लिए। और आप भी ही आ है जाए ना भाई जिन्होंने साहब। मतलब आ बायोलॉजी जाइए के आ नोट्स जाइए। नहीं बनाए। ठीक है, आ जाओ बेटा, आप आ जाओ आ जाओ। आपकी एनसीईआरटी हाईलाइट भी मैंने देखी है, तो बहुत शानदार एनसीईआरटी हाईलाइट की है ये आपने। बहुत धुरंधर इंसान है। ये एक ऐसे इंसान है, मेरे को लग रहा है कि शायद ही ऐसा कोई इंसान हो। इस बंदे, आप पहले तो ये बताइए आपके बायोलॉजी में नंबर कितने आए? 350। 350 नंबर आए हैं इनके। और इन्होंने खास बात क्या की है, इन्होंने बायोलॉजी के नोट्स ही नहीं बनाए भाई। इन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है चीजें, उसमें कुछ चीजें लिख ली होंगी आई थिंक, हाँ, बगल में। उसमें ही कुछ लिख दिया है साइड में जो कोई भी खाली जगह रहती है, और फिर बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो किस तरीके से आपने किया यार, ये बताओ थोड़ा। वो सर के मतलब मैंने फुल लेक्चर भी नहीं लिए, मतलब मैंने अलग से बैच लिया था 2025 में। तो उसमें मतलब पूरी 12th की मतलब वो थोड़े 2-3 चैप्टर टफ थे और 11th के टफ थे। तो जो चैप्टर टफ थे उसके फुल लेक्चर ले लिया, और जो इजी चैप्टर थे उसके वन शॉट से काम चला लिए। नाटा सर के वो 2024 के उम्मीद के लेक्चर थे, उनसे कवर कर लिया। ऐसे पूरी बायोलॉजी मेरी कवर हो गई थी, और बस एनसीईआरटी पढ़ता था। और फिर मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैंने बायोलॉजी का एक भी लेक्चर नहीं लिया। मैं मतलब अगर सर 9 लेक्चर लेते हैं ना सेल बायोलॉजी में, तो भाई इसकी बात बता रहा हूँ मैं, इसके नीचे लाइन में चला देना, इसके वाले को फॉलो नहीं करना है, सब फॉलो मत करना। देखो एक सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी स्ट्रेटजी इसके लिए इसलिए काम आई क्योंकि ये जब डीपीपी के क्वेश्चन लगाता था या क्वेश्चन मतलब टेस्ट देता था, तो वहां पर बायोलॉजी में इसके कभी भी नंबर नहीं कटे, वहां पर नंबर आते थे। इसलिए तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसकी तरह करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है हर बच्चे के लिए, क्योंकि किसी को ऐसा है कि बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, किसी को ऐसा है कि हमारे पास केमिस्ट्री अच्छी लग रही हो, किसी को फिजिक्स। तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है जहां पे बहुत इंटरेस्ट है। देखो हम इनको है ना स्क्रिप्ट तैयार करवा के नहीं लाए आपके सामने, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो इनके दिमाग में है, जो इन्होंने किया है वो आपको बताए। तो वो एज इट इज ये चीजें बता रहे हैं, बट हम उसमें ये चीज भी बता रहे हैं कि भाई ये वाली चीज आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो चीज बता दी है। ये एक ऐसा बच्चा है जो ऐसा कर रहा है, बाकी मैक्सिमम जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो आप ये नहीं कि आपको ये काम आसान लग रहा है कि नोट्स नहीं बनाने पड़ रहे तो इनका वाला काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ये भी सोचिए कि बाकी जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सभी ने नोट्स बनाए हैं, उन सभी ने एनसीईआरटी नोट्स बनाने के बाद में रिवाइज किया है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखना है, ना कि ऐसा कि ये आसान लग रहा है इसको कर लेते हैं, फिर बाद में बोल दोगे कि यार उन्होंने बोला था मैंने नोट्स नहीं बनाए अब नंबर आए नहीं। तो बेटा वो चीज नहीं है ना, उनको आती थी चीजें इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। एक चीज और इस बच्चे से समझ सकते हो आप लोग, है ना, कि आपको ये पूरे एग्जाम के टाइम पे ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस कहाँ पे है। अपनी स्ट्रेंथ को काम करते रहिए। जब भी इसने टेस्ट दिए ना अच्छे नंबर आए तो उन चीजों को इसको पता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हवा में ही कोई चीज कह दी, इसने नहीं बनाए नोट्स, उसके पीछे का रीजन था क्योंकि इनको पता था कि मुझे ये चीज आती है, मैंने 12th में अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो और सारी चीजें पढ़ी थी, सही कह रहा हूं मैं। और बच्चे के साथ तो ये है कि इसने कितने नंबर लेकर आए? 360 आउट ऑफ 360। बात समझ रहे हो? 360 आउट ऑफ 360। मैंने इसके एनसीईआरटी के देखे हैं, मैंने इसका टेबल देखा, सब कुछ देखा। सच में बहुत मतलब बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसकी पढ़ाई करने की। बताओ बेटा कैसे आए 360 360? मैंने सारे लेक्चर भी लिए थे बायोलॉजी के और साथ में नोट्स भी बनाए थे। कम से कम एक बार तो मतलब नोट्स बनाकर उसको पढ़ना ही पड़ता है। और एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से हाईलाइट की थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको सारा हाईलाइट किया था। और साथ में एनसीईआरटी में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रह जाते हैं उनको साथ में लिख लिया था। और एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम से भी कम मतलब नहीं भी तो 20 बार तो कम से कम पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के ही वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के पॉइंट ही एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो एनसीईआरटी पढ़ के ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बिल्कुल सही। और एनसीईआरटी हाईलाइट पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैंने इसके नोट्स देखे हैं, अब मैं क्लिप्स दे दूंगा आपको इसके। उसने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही एनसीईआरटी हाईलाइट की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हाईलाइटर पकड़ते हैं, पूरा रंग बिरंगा उसमें होली खेल देते हैं, वैसा नहीं करना। तो ना करो ज़्यादा बेहतर है। वो ज्यादा सही है, हाईलाइट हो रखी है। हाँ, मतलब एक बार पीला कर दिए, फिर गुलाबी कर दिए, फिर नीला कर दिया, ऐसा मत करो। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है और उसकी जो खाली स्थान होते हैं उन पे अच्छी चीज़ें लिखो। और ये एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच बेटा, आपने बहुत बढ़िया समझाया। होप सो आपको लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इसके बगैर तो चीजें पॉसिबल है ही नहीं।
तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में कौन बताना चाहेगा? आओ बालक। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपको कभी समझ में ही नहीं आ पाएगा कि यार आपने कितना पढ़ा, कितना रिवीजन किया, कितने नोट्स बनाए, बाकी सारी चीजें वेस्ट है अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आता है, मतलब देखो बायोलॉजी में नो डाउट ऐसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट फिजिक्स जो ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है उसका एक रीजन ये रहता है कि वहां पर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं। चाहे अपन फिजिकल केमिस्ट्री भी ले लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी हद तक वो चीज रहती है, बट फिर भी चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतना नहीं है, बट फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी ज्यादा चीज है। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे, और लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आपको वो टॉपिक कितना भी अच्छे से आता हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो चीज ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने किया, किस तरीके से नहीं किया, वो सारी चीजें ढंग से बताएंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कम की, इसलिए मेरा थोड़ा सा स्कोर कम रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स में मैंने केवल प्रैक्टिस शीट की थी और डीपीपी की थी, और भी करना चाहिए था, इसलिए थोड़ा कम हुआ है। और बायो का तो ठीक है, मैंने किया था प्रैक्टिस पूरा। लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट लेक्चर देखते हैं, नोट्स और रिवीजन भी करते हैं, एनसीईआरटी हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन उनको अपनी प्रिपरेशन का पता कैसे चलेगा, लेकिन वो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डर लगता है कि हमसे होंगे नहीं, एक बार में नहीं होंगे, दो बार में नहीं होंगे, 3 बार में नहीं होंगे। लेकिन आप अगर लगातार डेली टू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, और मतलब और जो सर क्वेश्चन देते हैं जैसे प्रैक्टिस सीट, डीपीपी, क्लास नोट्स के क्वेश्चन, ये करते जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। हाँ ज़रूर शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, मैनेज नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 टाइम टू टाइम वो सब हो जाएगा, और टाइम टू टाइम क्वेश्चन होने लग जाएंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग में अपन जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इन दोनों में ज़्यादातर ऐसा रहता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कई बार क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वो चीज़ आ जाती है। तो स्टार्टिंग में आपके साथ भी ऐसा हो कि जैसे डीपीपी में ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब लेट सपोज 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके कम बने हो, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास बढ़े, आपकी स्पीड बढ़ी, किस तरीके से चीज़ देखी? जैसे शुरू में बैच ज्वाइन किया, जैसे शुरू में क्वेश्चन आए ना डीपीपी के, तो जैसे 10 क्वेश्चन करने में मेरे को 20-25 मिनट लग जा रहे थे, मतलब हो रहे भी नहीं थे, 10 में से 5 क्वेश्चन ही हो रहे थे। लेकिन मैंने जो 5 क्वेश्चन गलत किए उनको अलग कॉपी में लिखा, और उनको नेक्स्ट टाइम रिवाइज भी किया। ये बहुत जरूरी बात बोली इन्होंने कि जो हम आपको बोलते हैं ना, इवन क्लास नोट्स के भी जो क्वेश्चंस आपसे क्लास में नहीं हो रहे, जो नहीं हो रहे उनको अलग से आपको मार्क करना है कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे को रिवीजन में इंक्लूड करने हैं, जिससे कि जो आपकी कमियां, देखो कमियां पता होना एक चीज हो गई, पहली चीज वही है, उसके बाद उन कमियों को हटाना वो ज्यादा जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। तो जब तक आप उनको नहीं हटाओगे तब तक वो चीज नहीं होगी, और हटेंगी तब जब आप उनको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार क्वेश्चंस को करोगे, तब जाके चीजें होंगी, अदरवाइज वो चीज कवर नहीं हो पाएगी। तो ये चीज बहुत जरूरी बताई इन्होंने कि भाई विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। सेलेक्ट हुआ है, आपके सामने आया बच्चा, बट उसको पता है कि वहां कहां और कमियां रह गई जिससे कि वो और अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने वो भी चीज बताई कि भाई इन सब्जेक्ट में मेरी थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे को कम मार्क्स है। ऐसा नहीं इनको थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी आती है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से उनके कम मार्क्स रह गए। बिल्कुल, और ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों के ना आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सबकी मिस्टेक बुक जरूर बनाइए, अपने आप को बताइए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, और वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। जब आपके सामने वो प्रश्न दिखेगा, नहीं बनेगा, तब कंफ्यूज होंगे, तो आपको समझ में आएगा इस टॉपिक पे मेरी पकड़ थोड़ी कमजोर है। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट एंड मतलब टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, दीपिका बताए। हाँ सर, टेस्ट देना तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब, और टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं, उसका एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम गलती टेस्ट में बार बार दोहराते हैं, और ये मेरे साथ बहुत टाइम से हुआ है, और फिर बाद में मेरे को पता लगा कि मैं सेम गलती बार बार कर रही हूँ। कितने तो नंबर मैंने आते थे उसका जनरली आपके टेस्ट में? मेरे 650 आ जाते थे, किसी हाँ, बार कम आए? कम 450 तक भी आए, तो उससे फिर कम कैसे तो कवर नहीं आए। करते थे उसको फिर? सर कभी कभी टेस्ट में कम नंबर आना भी जरूरी रहता है, अरे वाह। क्योंकि सर मेरे जब टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते थे ना, तो overconfidence ओवर आ जाता था। कॉन्फिडेंस हो जाता था, और वो सबसे बड़ी गलती थी मेरी। इनको मतलब काफी मतलब टेलीग्राम वगैरह पे भी कनेक्टेड थे, तो ये हाँ। जो भी कुछ टेस्ट वगैरह का रहता था, नीट के बाद रीनीट में जो चीजें हुई उस टाइम भी कैसे ओवरकम की चीजें, वो चीजें है। तो इसलिए हम आपको बोलते भी है कि जैसे मान लो टेलीग्राम वगैरह पर जब आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर हम आपको काफी सारी चीजें गाइड करते रहते हैं। क्लास में भी हर टीचर करते हैं, बट वहां पर भी आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, और एक बार जब आपके मार्क्स आ रहे हैं रेगुलरली तो बच्चे अपने आप से कनेक्ट आ जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। आप बताएं टेस्ट के बारे में भाई, आकाश कितने टेस्ट दिए और
एनालिसिस कैसे मैंने करते थे? लगभग 100 प्लस टेस्ट दिए थे इस ईयर। ऐसा कोई क्लास का टेस्ट रहा जो आपने मिस किया? नहीं, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। बहुत बढ़िया। सभी टेस्ट दिए और जिस टाइम पर थे उसी टाइम पर दिए मैंने टेस्ट। रेगुलरिटी बहुत जरूरी जी है। सर। और सर टेस्ट दिए थे मतलब 500 से 680 तक मेरे मार्क्स हैं मतलब लगभग। और यकीन के दिए थे टेस्ट, AITS दिए मैंने, और मैंने घर पर भी मंगाए थे टेस्ट। 40 टेस्ट घर पर मंगाए थे और वही दिए थे, मतलब लास्ट के मंथ में मैंने लगभग 40 प्लस टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है सर। नए क्वेश्चन जो होते हैं वो टेस्ट में ही मिलते हैं अलग अलग तरह के। अच्छा, जैसे जब कोई टेस्ट में मान लो जैसे किसी में कम आए तो सब पढ़ते हैं, सब पढ़ता देखता है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन पे तुम्हारे 560 नंबर आ गए या 600 नंबर आ गए, तो उस वो जो क्वेश्चन नहीं बने उसके लिए फिर क्या प्लानिंग करते थे आप? उसके लिए सर वो मतलब देख लेते थे, उसका सलूशन देखते थे ढंग से, और जो एक बार में नहीं आता था समझ में, वो फिर ज़्यादा होता तो कॉपी में नोट्स कर लेते थे। तो प्रॉपर उसे फिर हाँ। करते थे ना, उसे जी। सॉल्व करते थे जी हाँ, कि सॉल्व इसको करते हम थे उसमें। पूरा उस हाँ, खतरे को मतलब खतरे को खत्म करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट में आता था वो गलत नहीं होना चाहिए बहुत बस। शानदार जी ये हाँ। बात। दीपिका बोलो। सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट सर, बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट में। बिल्कुल। और वो आपने मतलब कैसे आपकी स्पीड बढ़ी, किस तरीके से चीजें की आपने? सबसे बड़ी गलती मेरे से टाइम मैनेजमेंट की हुई थी कि जब मैं टेस्ट देने जाती थी तो एकदम रिलैक्स होके करती थी, मतलब कोई लोड नहीं था। मेरे भाई ने भी मुझे समझाया था कि टेस्ट में क्वेश्चन मत छोड़ के आकर, पर मैं बोलती थी कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं। अच्छा, तो वही देखो करती ये चीज बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो अच्छे नंबर आना ठीक है, बट सबसे बुरा तब लगता है जब आपको क्वेश्चंस आते हो और देन वो क्वेश्चन छूट गए आते हुए। तो इसके लिए जरूरी रहता है कि जब आप डीपीपी कर रहे हो या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी कर रहे हो तो टाइम लगा के सॉल्व करो। धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी। स्टार्टिंग में स्पीड कम रहती है, सबकी रहती है भाई। हम भी जब पढ़ने लगे थे हमारी भी स्पीड कम थी, अब हम मतलब क्योंकि बहुत बार पढ़ लिए चीजें तो स्पीड बढ़ गई है। वही सेम चीज तुम्हारे साथ भी होती है। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी और देन क्वेश्चंस को जल्दी करने लगोगे। सबसे जरूरी चीज है जब आप घर पर डीपीपी में 10 क्वेश्चन में कर रहे हो तो टाइम लगा के करो कि भाई इतना टाइम है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन को आप 6 7 7 मिनट दे रहे हो, देन आपकी वही आदत बन जाती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है स्किप करिए और देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, फिर आप उस क्वेश्चन को बाद में एक्स्ट्रा टाइम दे के या फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन देख के जैसा भी रहता है वो चीज सॉल्व करिए। तो ये हमारे पास थे। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। और एक चीज ये जो आपने सभी बच्चों से सीखी होगी कि चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, ये वो प्लानिंग है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, उसको करिए। उसके बाद उसको सीखिए कि आपने उसमें कहाँ पे गलती की है, दोबारा करिए, फिर गिरिए, फिर उठिए और सीखते रहिए। कई बार कुछ कमियां आपके लिए सिलेक्शन का कारण बनती हैं। देखो ये इन चीजों के बगैर, और ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 3 कर ली कोई भी 4 कर ली, ऐसा नहीं। सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर करने रहेंगे और हर कोई बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो करता है और वो आप ही में से होता है। तो अगर कोई ये बोलता है कि सर मेरे पास टाइम की कमी है ऐसा वैसा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके पास उतना ही टाइम है। ठीक है, तो आप कर सकते हो क्योंकि आप ही में से लोगों ने किया है और वही लोग यहाँ पर आए हैं, आपके ही मीडियम के लोग आए हैं। मीडियम कभी भी सिलेक्शन का बैरियर नहीं रहा है, कभी भी रैंक का बैरियर नहीं रहा है। अगर रैंक या सिलेक्शन का कुछ बैरियर रहा है तो वो रहे एफर्ट्स, मेहनत। बिल्कुल। अगर आप मेहनत मन से करोगे, अच्छे तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हो, ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आपके सिलेक्शन को, आपकी रैंक को कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हम चाहते थे कि ये सेशन मतलब हम बहुत बार ले चुके हैं। यूट्यूब पर आप टीचर्स की वीडियो देखोगे, बहुत सारी वीडियोज है, बट हम चाहते थे कि ये सब लोग बताएं इन चीजों को जिससे कि आपको ज्यादा अच्छा लगे, आप ज्यादा मतलब रिलेट कर पाओ चीजों के कि यार हाँ इनसे भी कुछ गलतियां हुई है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, और देन उन गलतियों के बावजूद ये स्क्रीन के इस पार है जहां कहीं ना कहीं आपका भी सपना होगा कि हम भी लोग आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे स्क्रीन के इस पार, तो ये वहीं पर लोग हैं। तो सबसे जरूरी चीज है लगातार मेहनत करना। बीच में अगर कुछ भी गलत होता है तो रुकना नहीं है। अगेन क्लास में भी आपको ये बताते हैं कि ये जर्नी इस तरीके से नहीं चलती है, ये जर्नी हमेशा ऐसे चलेगी। तो इन्होंने इस वाले फेज में रुके नहीं है, डाउन नहीं हुए, उसको बनाए रखा, मेहनत करते गए और धीरे धीरे पीक पर पहुंच गए जो भी इनका टारगेट था। और आपने एक चीज देख ली होगी, सभी बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां थी। उन्होंने अपनी कमियों पे काम किया, इसलिए वो इस पार हैं। जिनने कमियों पे काम नहीं किया वो उस पार है। अपनी कमियों पे काम करते रहिए, खुद को सुधारते रहिए, और आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर बच्चे जो है ना वो यही चीज करते हैं, अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते या तो उसे देखना ही नहीं चाहते। अपनी कमियों को ध्यान दीजिए, उसे सुधारिए और उस बार से इस बार आपका पहुंचने का जो सफर है वो तय हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट भाई सभी को, और आप सब Thank लोग you so भी much, आगे एक बार ऑल आ द जाइए वेरी बेस्ट please, बोल आ दीजिए। जाइए। आइए आइए। ये हमारे सारे टॉपर जिन्होंने अपनी कमियों पे काम किया और बेहतर 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 बनते गए। आ जाओ यार, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। चलो माइक में सभी तेज बोलेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा तेज, आप थोड़े आगे आ जाओ, जो छोटे से भी एडजस्ट हो जाओ यार। बड़े जो है आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे। मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा क्या?
अक्षिता है ना उसके लिए। चलो हाँ तेज 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 बोलो। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, जो भी बोलना चाहते हो फटाफट से। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। तो तेज बहुत कहानी पढ़ेगा क्यों? चलिए भाई आप सर और आगे। नहीं नहीं ठीक है, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। राम राम भाइयों।